चलो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने? कंजर्वेशन पढ़ लिया था, है ना, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी पढ़ लिया था, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, है ना। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एक बार रिवीजन कर लो। रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर 2 केसेस पढ़ाए थे मैंने, है ना। एक में जब आपका मास वेरी कर रहा है और वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो एक में हमने वेलोसिटी कांस्टेंट लेके मास को वेरी कराया था, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर दोनों वेरी कर रहे हैं, पहले वाला केस है ना ये। हाँ ठीक है, एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेटिंग का देखो एक तरीका बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। डेल्टा भी लिख रहा हूं तो इसका डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था। एक दूसरे केस में क्या सिखाया था मैंने? एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी केस में हमारा फोर्स बदल जाएगा, फिर अब सिर्फ मास ही आपका रेट ऑफ चेंज इसमें आ रहा है, मास में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया Fv dm/dt इज इक्वल टू क्या है? ये क्या भाई? mg। ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका बॉडी के ऊपर? जीरो। तो इसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस निकाले जाएं तो जो अपवर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? v dm/dt, और डाउनवर्ड फोर्स कौन है? धरती माता, है ना। कितना लगा रही है वो? mg। ठीक, तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड होगा और अपवर्ड ऊपर होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? v dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू m into a। a कितना है? जीरो। तो हम इसको रीअरेंज करके ये फॉर्मूला बनाए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा दोनों केसेस। ठीक है, ये वाला भी समझा दिया था मैंने अच्छे से, इसका इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना, और ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको पहले से भी आता है ना। क्या होता है भाई थर्ड लॉ? एक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बताओ कुछ। फिर भी जीरो है। जैसे अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों के पास क्या है? चाइनीज है एक जैसे, और दोनों के पास ताकत भी बराबर है। एक ने एक को निपटाया, दूसरे ने छोड़ा कि तुरंत रिएक्ट किया। होता है ना ऐसा? नहीं तो आप ऐसे देख लो, बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो रिबाउंड होके आपके पास आती है कि नहीं आती है? तो आपने किसके ऊपर फोर्स लगाया था? बॉल के ऊपर। बॉल आगे की तरफ, मोमेंटम उसका आगे हो गया, गया दीवार पे, उसने सेम फोर्स एक्सर्ट कर दिया मोमेंटम की वजह से, फिर दीवार ने भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया। तो क्या हो गया? आपने कुछ एक्शन किया, आपको रिएक्शन क्या मिला? जो टकरा के रिबाउंड होके आपके पास जो बॉल आ रही है, क्या रिएक्शन है। एक्शन किसने किया? हम लोग ने किया ना, शांति से रखी थी, वो उठा फेंक दिया, तो ये हमारा एक्शन था। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं इसमें। आपका ये क्लियर यहाँ समझना है आपको ये बात कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, देखो ध्यान से, हर एक्शन का, देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अपोजिट, इन डायरेक्शन रिएक्शन। तो मतलब कह रहे हैं अगर आपने एक्शन इस डायरेक्शन में किया तो आपको रिएक्शन बराबर मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ पर मान लो कि फोर्स लगाया F1, ठीक है, तो F1 की डायरेक्शन अगर ये है तो F2 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ F2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? वो अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो ये क्या हो गया तेरा? रिएक्शन फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया तेरा? एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं, ध्यान से देखो जरा, बहुत सिंपल फिगर है। एक मिनट रुके, चेक कर लें जरा वीडियो में। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो आपको दो फोर्स दिख रहे होंगे, ए और बी। देखिए सामने से दो अलग अलग मास है, ठीक है। एक फोर्स आपका इधर की तरफ लग रहा है, ठीक, एफ, और इस पे क्या है? बी। अब क्या हो रहा है? ये दोनों क्या करेंगे कुछ टाइम के बाद? अगर एक ही डायरेक्शन में दो आइडेंटिकल मास आपके क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, तो टकराएंगे, सेम लाइन पे हैं। तो क्या होगा? देखो, जब ये टकराएंगे, अगर इसने भी एफ फोर्स लगाया, ए किस पे लगा रहा है? बी के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है, तो बी क्या लगा रहा है? वो भी एफ फोर्स ए पर लगा रहा है। और कोलिजन के बाद क्या होगा बेटा? बताओ, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इक्वल एंड अपोजिट वेदर दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया है, चलो वो एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नोट करो फटाफट साथ साथ में। तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करनी चाहिए?
तो अगर मैंने नेमिंग करी दो बॉडीज के लिए, ठीक है, तो हमने कितना मान लिया, मान लेते हैं लेट वन एंड टू, ठीक है, दो बॉडी ले ली हमने, एक वन एंड टू ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि जो आपकी बॉडी वन है, ये आपकी हो गई बॉडी, ठीक है, वो फिगर नहीं दिख रहा अच्छे से ऑनलाइन से, मैंने एक नया एग्जांपल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इसने फोर्स लगाया, ठीक है, और इधर से ये भी फोर्स लगाएगा, है ना, लगाएगा ना, दोनों अपने ऊपर इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों मोशन कर रहे हैं, कोलिजन टकराएंगे, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही उसको रिबाउंड करेगा ये। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ लिखें, अगर मैंने ऐसे लिख दिया F12, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, नोटेशन सिखाई थी मैंने, फोर्स ऑन, ये मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, कई जगह नोटेशन के फॉर्म में लिखा रहेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू, विद रिस्पेक्ट टू क्यों बोल रहे हो बेटा, कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू, एंड इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ वाइस वर्सा, F21 लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ वाइस वर्सा, है ना। तो क्या लिखोगे, अगेन वही दोबारा रिपीट लिख लेना, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, फटाफट नोटेशन लिख लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब ये चीज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है, जो चीजें रिमेन कर रही है यहाँ बस फर्स्ट को क्या लिख दूंगा सेकंड, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। अब किसी को समझ नहीं आया क्या लिखना है तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। चलो, तो मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं, इस केस में F12 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ F21 के बराबर इन वेक्टर फॉर्म। गलत लिख रहा हूं कुछ, माइनस का क्या मतलब है, देखो इधर देखो बेटा, किसी को समझ नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूं। तो F12 का डायरेक्शन क्या होगा भाई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, इस तरफ, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, उसकी उस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव लगाएंगे तो ये पलट के वापस किसी डायरेक्शन आ जाएगा, F12 के डायरेक्शन में। अच्छा, वैल्यू दोनों के पहले सेम है, नहीं बचा, फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये भाई साहब 1 है, कौन फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है ये, तो F12 डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ये डायरेक्शन होगी F12 की, मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने मान लिया इसको पॉजिटिव, क्या मान लिया, ठीक। तो F21 क्या होगा, मतलब जो 1 फोर्स लगाएगा 2 पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी ना भैया, ये है तेरा F21, ठीक। अब मुझे अच्छे से पता है कि जितना फोर्स 1 लगा रहा है उतना ही 2 लगा रहा है, मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू F21, दैट इज टोटली क्लियर। लेकिन अब जब मैं डायरेक्शन के साथ लेता हूं तो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है कि नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरे को चाहिए F12 को रिप्रेजेंट करो 21 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 21 के फॉर्म में। तो जब मैं 21 के फॉर्म में इक्वल टू लिख रहा था तो गलती क्या लिख रही थी कि डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि डायरेक्शन उधर चली गई जबकि मेरा फोर्स तो इधर लग रहा है। तो मैंने क्या कहा, यार मैंने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था बहुत पहले, है ना, नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है कि जो भी डायरेक्शन है उसको वो फ्लिप कर देगा, अगर नेगेटिव साइन लग गया किसी वेक्टर के आगे तो जो भी डायरेक्शन होगी वेक्टर की उसको ही वो अपोजिट कर देगा। अच्छा, मैंने ये देखा यार इस पे नेगेटिव लगाते ही फायदा क्या होता है, ये पलट जा रहा था और उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही थी, F12 वाली हो जा रही थी, ठीक है। तो माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन के लिए, और F21 तो क्या है, मैग्नीट्यूड F12 और F21 का बराबर है, तो मेरे दोनों पर्पस अचीव हो गए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे ये भी सिखाता है कि ये भी दिखा रहा है कि दोनों इक्वल फोर्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं, ये भी यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट नोट करिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब कंक्लूजन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वाला तो बहुत आसान है स्टेटमेंट। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव की बात करनी है तो ये जो पॉइंटर्स के फॉर्म में देते हैं ये न्यूमेरिकल के लिए दिया जाता है, कि न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे तो उसमें केस जब आएगा तो उसको समझना कैसे कैसे लगाएंगे। सुनने में तो ऐसा लगता है कि न्यूटन थर्ड लॉ यार इक्वल अपोजिट लगाना, क्वेश्चन तो बड़े आसान आते होंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तुमको पल्ले नहीं पड़ेंगे, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि ये जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। इक्वल अपोजिट लग भी रहा है तो कैसे लगेगा ये,
ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कोलिजन के ऊपर, ठीक। इसमें भी कोलिजन में भी आपके दो प्रकार के आ जाएंगे, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। अब इस वर्ड सुनते ये क्या मतलब है, तो ये हम लोग सीखेंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और नॉन इलास्टिक क्या होता है। फिर आपका बॉडी जो है जब टकराती है तो कुछ हीट फॉर्म में भी एनर्जी, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो हीट एनर्जी डालो बीच में। अब ये हीट लॉस कैसे हो रहा है ना, थप्पड़ लगता है तो थोड़ा सा गर्म होता है ना, मम्मी पापा मारते होंगे, बाहर तो नहीं खाए होंगे, उम्मीद नहीं है, अच्छे बच्चे हो, ठीक है, लेकिन घर में ही उम्मीद है कि घर में तो थोड़ी सेवा हुई होगी, है ना। तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर, कह रहे हैं कि कभी भी आप कोई भी सिंगुलर फोर्स क्रिएट नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते हो। तुम कहोगे कि सर हमने ऐसे हवा में ऐसे फोर्स लगा दिया, तो मैं कहूंगा तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कुछ उसका आउटकम भी हुआ। अच्छा वो बात अलग है कि मेरे बॉडी का इनर्शिया इतना ज्यादा है कि एयर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमारे फोर्स को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो देखिए फोर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अभी मैं फोर्स लगाऊंगा तो 1 घंटे बाद उसका रिएक्शन फोर्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही बॉल आपकी दीवार को टच करती है, इमीडिएटली उसी समय उसके ऊपर एक अपोजिट एक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, मतलब कि कोई टाइम गैप नहीं होता है। अच्छा आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें होता क्या है कि जो आपकी कैनवस की बॉल होती है, स्लो मोशन लगा के देखोगे तो वो क्या कंप्रेस हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, जिसके वजह से आपका रीबाउंड वाला फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अभी वो बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है, फिर वापस से वो रिगेन करती है अपने पुराने शेप को। जब तुम बॉल को हिट करोगे उस टाइम पे वो दब जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको कैच करने जाओगे उस टाइम पे आपको वो पुराने वाले शेप में मिलेगी। इसका मतलब है कि जो आपका जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जब इंपल्स हो रहा है उसके ऊपर, तो उस टाइम पे कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन जब बॉडी उस सरफेस को छोड़ रही है उसके पहले वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रही है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कोलिजन के अंदर और इसका एनिमेशन दिखाऊंगा कि होता कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी जो सीखने की बात है वो क्या है कि एक्शन जिस समय होगा उसी समय पर रिएक्शन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। So we cannot say that action is the cause of reaction, या फिर हम कह सकते हैं उसका कोई इफेक्ट है। हम ये कह सकते हैं ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, कोई किसी का कॉज नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टाइम गैप होना चाहिए था। अगर हम कहें कि एक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ तो उसका मतलब है एक्शन होने के बाद रिएक्शन होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इमीडिएटली होने लगता है जैसे ही आप एक्शन करते हो, ठीक है। आगे देखिए, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट ईदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आपका ये हर जगह पर ये एप्लीकेबल है, चाहे मोशन में चाहे रेस्ट में, ठीक है। आगे देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन इज आल्सो अप्लाइड या एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज व्हिच आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। ये क्या हो गया, ये आखिरी वाला थोड़ा सा है, बाकी सब तो आसान है ना। क्या भाई कह रहे हैं फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया फिर भी, कुछ ऐसा है एग्जांपल तुम्हारे पास, कोई बताना चाहेगा? मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन तब तक आप सोचो, ठीक है। आपके सामने ही आपका एग्जांपल है, इवन इस क्लासरूम में, मतलब हर जगह एग्जांपल है, जहां नजर घुमाओगे वहीं एग्जांपल दिख जाएगा। सही बनाया डायग्राम तो? ठीक है। नहीं, अभी भी नहीं हिट हुआ। एनर्जी कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। हाँ, अगर तुम एरोप्लेन बैठो क्या तुम्हारे पर फोर्स नहीं लग रहा है? या तुम्हें कोई उछाल दे, जमीन से ऊपर फेंक दे, तो तुम पे क्या धरती माता बल नहीं लगा रही? क्या धरती माता नीचे से हाथ निकालती है बड़ा सा और तुमको पकड़ के नीचे खींचती है? किसी प्रकार कांटेक्ट हुआ आज तक? मिले हो क्या धरती माता से? नहीं मिले हो ना, लेकिन उनका जो बल है वो लगता है, नहीं तो ऊपर जाए और नीचे कैसे आ जाते हैं, है ना। कभी जंप वंप किया किसी हाइट से? कहां से? नाराज हो गए थे क्या? गुजरा होता नहीं यार, ठीक है, जंप वंप काहे कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ हो अगर किसी से नाराज हो बता देना, ठीक है, हम समझा देंगे। चलिए बहरहाल ये देखिए, कहने का मतलब ये था कि
आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स दिखाने के लिए ये मैंने एग्जांपल क्रिएट किया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, किसी प्रकार कांटेक्ट होता है, नहीं होता ना सर। तो देखिए मैंने एक टेबल बनाई, उसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया। क्या रख दिया? एक बॉक्स। इसके ऊपर एक धरती माता वाला बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बताइए। लग रहा है ना, mg नीचे की तरफ लग रहा है। ये कैसा फोर्स है? एक इमेजिनरी फोर्स है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगता है तो टेबल के ऊपर लग रहा है, तो टेबल भी एक इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स। क्या ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है? क्या ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है? चलो ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। क्या जो नॉर्मल फोर्स है क्या वो एक्शन रिएक्शन का टॉपिक है या नहीं है? ये इसमें बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है, कई जगह पर लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बोला आपको प्रोड्यूस कर दिया कि आप जिस भी सरफेस पे कांटेक्ट में करते हो वो सरफेस भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये एक तरीके का क्या है? रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी जो आपका mg है। पता है ये एक्शन रिएक्शन टोटल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी अगर हमने सरफेस को टेबल को ऐसे खड़ा कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे इस तरीके से टच करा दिया, तब भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब बदल जाएगी। तो इसका मतलब है ये सरफेस डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस पे बड़ा डिबेट होता है कि एक्शन रिएक्शन है या नहीं है। ये रिएक्शन फोर्स जरूर है कि अगर कोई भी चीज अगर किसी सरफेस से टच कर रही है तो क्या करेगा सरफेस? क्या करेगा? उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिएक्शन फोर्स है आपका। ठीक है, अब इस एग्जांपल में सुटेबली फिट हो रहा है क्योंकि कोई और फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं केस बाय केस ये चीज हो सकती है, लेकिन जनरलाइज करना ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये आपको देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये आपका एक्शन रिएक्शन का लॉ इमेजिनरी। मेरा जो एम था वो कुछ और था। मेरा एम क्या था? ये दिखाना कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स के कारण भी आपका यहाँ पर रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसको अगर ये पसंद नहीं आया छोड़ो, इसको मिटा देते हैं। ठीक, दूसरी चीज पढ़ी थी हमने, वर्टिकली अपवर्ड मोशन पढ़ा था, हजारों एग्जांपल है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? एयर में। ठीक है, एक फोर्स कहाँ लग रहा है भाई? नीचे की तरफ। ठीक है, ये तो हमेशा नीचे ही होगा, लेकिन अब मैं चेंज करने वाला हूं। मैं मोमेंटम की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एयर रेजिस्टेंस की। मैं क्या बात कर रहा हूं? एयर रेजिस्टेंस। ये सिखाया था ना कि जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक तरीके का क्या कहते हैं? अपोजिशन फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो आपको भी पता है कि उसकी वजह से क्या होगा भाई? फ्रिक्शन। क्या कैसा फोर्स है? एक टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है। बिकॉज क्या होता है? ये एयर मॉलिक्यूल्स के रबिंग से ये क्रिएट होता है एक अपोजिशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक, ये जी क्यों लिख दिया? ये क्या है? क्या बेटा? हाँ, क्योंकि मैंने सिखाया था कोई भी ऑब्जेक्ट धरती माता छोड़ती है उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? जी के बराबर। तो मुझे एक्सेलरेशन दिखाना था तो मैंने जी लिख दिया। मैंने कहा एक्यूरेसी के साथ चलते हैं ना, इसको ए लिख सकते थे हम। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही आप धरती माता को छोड़ोगे और एयर में आ गए, स्पेस में आ गए, तो क्या होगा? अगर मोशन करोगे तो आपका हमेशा जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वो जी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट अभी ये नहीं, क्योंकि हम लोग ने मोशन अच्छे से पढ़ लिया। अभी अपन फोर्स में है तो फोर्स को ध्यान देंगे। तो इसका मतलब है अगर नीचे जा रहा है तो एयर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपवर्ड, क्योंकि हमेशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही फोर्स लगता है। अच्छा चलो, ये भी हो गया। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, है ना? मोशन के कारण यहाँ पर हुआ ना, एक आपका नॉन कांटेक्ट हो गया और एक कांटेक्ट। अच्छा, ये मत कह देना कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। वो नॉन कांटेक्ट नहीं है भाई, वो कांटेक्ट है, क्योंकि आपके एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है ना। तो जब आप किसी जब एयर है उसके अंदर से गुजरोगे तो क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल आपके बॉडी को टच करते हुए निकलेंगे ना, तो उसी से तो वो क्रिएट हो रहा है। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ जाए। क्लियर हो गया? आगे देखिए, एक्शन क्या हो गया? कुछ कह रही? नहीं, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरैक्शन फोर्सेस। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यही तो मैं तुझे से बता रहा था। ठीक है, टेंशन आगे से। अब यहाँ टेंशन जो है ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। फ्रिक्शन क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। विस्कस क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हो गया। ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हैं भैया?
ये नॉन कांटेक्ट की कैटेगरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है फोर्स, है ना। और फिर आपका ग्रेविटेशनल तो समझा ही रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, इसमें भी आपका फील्ड की वजह से लगता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अच्छा ध्यान दो, ज्यादा हो जाएगा ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, दोनों होती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है अभी बताओ 12th वाले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन कौन सी फील्ड होती है? दोनों होती है। इंड्यूस करंट होता है, उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो कौन सी होती है वो? हैं? तो जो एक वर्ड का आंसर उसको एक लाइन का इतना पैराग्राफ बना क्यों बता रहे? मैग्नेटिक, ठीक है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक कॉइल में करंट फ्लो करता है। अच्छा ये अभी 12th 11th वाले कहेंगे क्या कर रहे हो सर, है ना, ये चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ। 12th में आओगे समझाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं आगे। चलिए, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज़ दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ठीक है। एग्जांपल क्या है? वॉकिंग, स्विमिंग, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। ये सब क्या है? ये अभी मैं आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं एग्जांपल्स फॉर्म में न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ये दिखेगा। आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया सर, उल्टा सीधा कैसा पढ़ा रहे हो। देखो होता क्या है कि आप जब एक्शन कर रहे हो तो एक बॉडी है, रिएक्शन हो रहा है दूसरी बॉडी पे, है ना। एक्शन किया तो ट्रांसफर कर दिया ना, और रिएक्शन क्या होगा, जिसपे आपने अप्लाई किया था फोर्स उसने आपके ऊपर लगा दिया। अभी दोनों अलग अलग बॉडीज है ना, एक ही बॉडी पे तो लाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में अगर अपन बात करें, एक कट्टा बनाते हैं, देसी कट्टा, है ना। अब ये जो है, ये खतरनाक जो है क्या है ये? बता रहे हैं 315 क्या? अरे बताओ यार, तुम बहुत बढ़िया बता रहे थे। गन का नेम है बता रहा। अच्छा, ये जो इसको हिट करेगा पिस्टन तो क्या होगा? अरे भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना हमारा, समझो ना इस बात को, ठीक है। पटाखा फोड़ने वाली है ना, सही है, ये सब सिस्टम है इनका, ठीक है। अब यहाँ से अब जब ये फायर कर दोगे, कट्टा दबा दिया, ठीक है, कट्टा दबा दिया है, जान रहे हैं किसी को क्यों किसी को जो है तो यहाँ से ये फायर हो गई, ठीक है। सारा इमेजिनेशन कर लो भैया, ठीक है। बंदूक से बड़ी गोली है ना। चलिए, तो जब आप करोगे तो आपके ऊपर भी एक बैकवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स झटका लगता है ना। देखा है कि चलाती हुई वीडियो में देखी होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया तेरा रिएक्शन फोर्स। चलो ठीक है, हंसी मजाक भी ठीक है। और ये क्या हो गया, जो आगे ये मोशन में आया तो क्या हो गया, ये आपने एक्शन किया। अब देखो ध्यान से, एक्शन किस पे किया आपने, है ना, और रिएक्शन कहाँ हुआ? ये कैसी दो अलग अलग बॉडी है कि नहीं है? है ना, दो अलग अलग बॉडी। तो कभी कैंसिल होगा क्या? कैंसिल तब होगा जब एक ही बॉडी पे लगेगा, तो अपन कह देंगे कि भैया ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखें ध्यान से, तो एक्शन आपने किसी पे किया और रिएक्शन आपको, ठीक है, इसीलिए कभी कैंसिल नहीं करता, वही चीज था लिखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे तब कर लेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो क्वेश्चंस करने में कभी भी गलतियां नहीं होगी। अब अपन सीखते हैं पहले कि तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जल्दी लिख लो बेटा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब यहाँ से आप एक्चुअल में एंटर कर रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो अभी तक हम बना रहे थे वो यही डायग्राम बनाते, इसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको क्या हेल्प करता है, याद रखना, कोई भी बड़ी सी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो पॉइंट पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। यही वो पॉइंट होता है जहां पर आपका धरती माता वाला बल लगता है। और इंसानों में क्या होता है, वो नाभि जो होती है आपकी, है ना, उस पॉइंट पर आपके क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। तो mg कहाँ लग रहेगा, आपके नाभि पे नीचे की तरफ। तो आप पूरे अपने बॉडी को नहीं दिखाओगे, कह देंगे अगर क्या सौर्य है तो भैया ऐसे ऐसे लिख दूंगा ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर लग रहा है mg, कितने किलो को भैया, 49.95। हल्के हो यार, खाना खाओ मोटे हो जाओ, है ना, ठीक है। किलोग्राम में, ग्राम में मतलब ये है सिस्टम इनका, ठीक है।
तो इनका जो है मास इसके इससे कम होगा। मास ये इनका मास नहीं है, ये इसका mg है। तो अगर मास निकालना है तो क्या आ जाएगा मास? मास निकाल सकते हो अपना, क्या करोगे 49 50 ले ले भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है 50 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा है ना, थोड़ा तुम्हें भी हमें भी। देखो पेन भी कह रही नहीं। ठीक है कह रहा नहीं 49 लिखो भैया। तो क्या करेंगे अब इसको 10 से डिवाइड कर दे। अरे बाप रे, है ना लिखे भी नहीं तो अच्छा लगेगा है ना। क्यों 5 सौम्य अच्छी तो सौम्य गिरी में mg 5 है। तो सौम्य गिरी क्या हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा वैसे? चलो जाने दो, फिर तुम लोग कहोगे कि सर हमारा वेट लिख दिए, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको पता है। चलो ठीक है, कंपटीशन दे रही हो, ठीक है। गुड गुड लगे रहो, है ना। तो ये आपका देखो ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका टोटल एक्सटर्नल फोर्स या फिर टोटल फोर्स बॉडी पे कंसंट्रेट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो एफबीडी क्या हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और उस पॉइंट पर आप क्या करोगे, जितने भी इसके बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे। मान लो मैंने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया इस तरीके से, तो बेटा याद रखना जब मैं एफबीडी बनाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, ये फोर्स कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। तो मैं क्या करूंगा पता है, जितना भी एंगल बना रहा है ये यहाँ से चाहे एक्स एक्सिस से, क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पर अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना सकते हैं ना। ठीक है एफबीडी देखो कितना आसान है, सीख जाओ। ठीक है और सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसमें। ये हो गया तेरा एक्स, ये हो गया वाई, डिफरेंस के लिए बना लिया। ठीक है ताकि हमें जब फोर्स कोई लगाना हो बॉडी के ऊपर तो हम उसका एंगल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक जैसे मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाया जो कि किसी एक एंगल पर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एंगल कहां से, x से ले लूंगा। तो यहां से मैंने लिया थीटा। देखना ध्यान से ना होगा क्या, तो जब अपन फोर्स यहां पे दिखाएंगे तो आपको पता है कि एरो आउटसाइड रहेगा तो आसानी से हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन आती है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप इस पूरी लाइन को आगे पास करा दो, कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो ये हो गया तेरा फोर्स। ठीक बस ध्यान रखना डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। तो जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल यहां से कितना बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। आपको पता है ना दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है जो कि इक्वल होता है। तो जो एंगल यहां बन रहा था वही एंगल यहां, या फिर जो एंगल ये वाला है वही एंगल होगा कि नहीं होगा। चलो तो मतलब आपको बेसिक्स आपके अच्छी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये अगर हमने क्या किया, पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया एफबीडी बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स यहाँ पर इस तरीके से दिखा दूंगा जिसका एंगल मैं यहाँ से लिख दूंगा क्या है भाई, थीटा। ठीक है देखना ध्यान से देखना, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा जितना भी है। ठीक एक फोर्स क्या लग रहा था वाई एक्सिस के अलोंग जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत? ठीक टेबल पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, दैट इज, इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन नहीं कहते। अब क्लियर हो रहा धीमे धीमे, बिकॉज ये सरफेस का रिएक्शन फोर्स है और एक ही बॉडी पे आपका एक्शन और रिएक्शन नहीं लगता है। दोनों चीज क्लियर हो गई, जो मैं पीछे आपको बताता ये डिबेटेबल टॉपिक है। रीजन उसका समझ में आ रहा है धीमे धीमे, क्योंकि एक ही बॉडी पर आपका एक्शन भी हो रहा है रिएक्शन भी। अभी तुम्हें जब मैं दिखाऊंगा डायग्राम बना के अलग अलग बॉडी का, तो एग्जांपल्स देखोगे तो आप देखोगे दो एफबीडी बनेंगे, एक एक्शन का बनेगा एक रिएक्शन का, और दोनों अलग अलग होने का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है तो हम एक बॉडी के ऊपर टोटल आपका निकालेंगे फोर्स और दूसरी बॉडी पे निकालेंगे। ठीक है जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगता है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, है ना। और ये आपका एक्शन रिएक्शन में नहीं आता है। तो नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो सरफेस के ऊपर होता है, जिस भी सरफेस पे आप रहोगे उसका रिएक्शन फोर्स है वो। ठीक है तो ये हो गया तेरा नॉर्मल, ये हो गया mg, और ये आप कहेंगे, तुमसे कहेंगे अब आप इसका टोटल फोर्स ऑन द बॉडी निकालो। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है देखना। तो आप एक बार y एक्सिस के लिए निकाल लोगे, एक बार x एक्सिस के लिए निकाल लोगे। फिर आपको बहुत अच्छे सिखाया हुआ है मैंने कि रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल लेंगे ना x और y पे। क्या है एंगल आपका, देखिए दोनों रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90। तो कोई भी कर सकता है कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो इसका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, दैट इज रूट आपका x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, सिंपल है ना। देखो अभी एंगल निकालना भी सिखाएंगे। चलो तो यहां से अपन एक रिजॉल्व करेंगे, एंगल को कर दिया 1, क्या बन गया cos, एक बार कर दिया ओपन। अब क्या जरूरत है मुझे f की, याद रखना धीमे से मिटा देना भैया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम उसको भी जोड़ लोगे। जब आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया वेक्टर को तो कभी भी आप ओरिजिनल वेक्टर को नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी दोनों एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों का सम ही तो आपका f है,
एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा ही मिलके तो बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब एफ की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, बहुत आसान है, वो तो सबसे आसान काम है। क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर सिंपल है एफ कॉस थीटा, ठीक। अगर वेक्टर में लिखना है तो क्या लिख देंगे, कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस की आई कैप, क्या लिख देंगे, प्लस आई कैप, और आसान हो गया, कोई दिक्कत। ये मैं आगे की चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। चलो, कोई डाउट तो नहीं बच्चों आप लोग ऑनलाइन, बताइए भाई। थोड़ा सा ये जो है येलो कलर गड़बड़ कर रहा है, ये तो आधा येलो है आधा वो है, इसका सिस्टम डिस्टर्ब है। चलो यार, ये रेड आ गया, हाँ मतलब है यार, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब इस पे एरो नहीं लगा सकते हम, बिकॉज मैंने यहाँ पर डायरेक्शन के लिए अलग से लिख दिया है, ठीक है। अब क्लियर है ना। अब एफ वाई क्या हो जाएगा, ध्यान से करना थोड़ा, इसमें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो एफ वाई में क्या होगा, प्लस वाई किधर होता है भाई, ऊपर होता है, और नीचे एफ माइनस, ठीक। तो एन जे कैप, फिर माइनस माइनस वो क्या लिखूंगा, जे कैप, या फिर एन माइनस एम जी। अब मैग्नीट्यूड को आसानी से कर सकते हो, डायरेक्शन तो मिल ही गई है, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी कुछ लोग गलत सोच रहे होंगे सर ये गलत है, तो आप कहोगे सर ऐड किया जाता है ना, जब फोर्सेस होते हैं तो ऐड किया जाता है। मैं कहूंगा हाँ मैंने भी ऐड किया है, लेकिन जब मैंने देखा तो एम जी नीचे जा रहा था, तो मैंने उसका डायरेक्शन क्या लिखा, माइनस ऑफ जे कैप। तो माइनस मल्टीप्लाई होने से वो प्लस वाला भी क्या बन गया, माइनस। अब जब यहाँ माइनस आ गया ना, तो आप जे को आप एक तरफ कर सकते हो, बिकॉज मैग्नीट्यूड को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ये फायदा होता है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो क्लियर हो गया, एफ एक्स मिल गया, एफ वाई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट विल इक्वल टू व्हाट, बताइए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है सर तो ऐसे लिख देना आप, है ना। अरे यार एरो क्यों रखा हूं मैं, एरो नहीं लिखेंगे बेटा, जब कंपोनेंट लिखते हैं तो कभी भी एरो नहीं लिखते हैं, बिकॉज एरो का मतलब डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी कंपोनेंट लगा दिया, ठीक। रिजल्टेंट का क्या होगा भाई, फाइनल आंसर क्या आएगा, बताओ भाई, अंडर रूट, अगर अपन यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं देन इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस, इज इट क्लियर। मैंने काफी कुछ यही पढ़ा दिया है क्योंकि अभी रिपीट होगा, ठीक है। पूरा एफईडी में जो इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, एफईडी का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने आपको सिखाया। मेन एम क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए एफईडी बनाया गया, एक प्रोसेस होता है, ये हर जगह आपका लगेगा। कहीं पर भी इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है। ये तो मैंने रेस्ट के लिए पढ़ाया तो आसान लगा, अभी अगर ये ब्लॉक मोशन में होता तो अभी हम आगे केस पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता है। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, और इसके वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर ये मोशन में होगा तो न्यूटन साहब ने सिखाया था कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तब क्या करेंगे अपन, सिर्फ इसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे और इस बॉडी का टोटल मास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमने रिजल्टेंट निकाला उसको इक्वल टू कर देंगे किससे, एम ए से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अभी मैं कराऊंगा। रेस्ट वाला पढ़ लिया, समझ में आया कि जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो इस तरीके से हम इसका एबीडी बनाते हैं और रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं थ्योरी आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ, अ डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। डेफिनेशन होगी तुम्हारी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आगे देखिए, एवरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी आर रिक्वायर्ड टू चूज अ बॉडी फर्स्ट। पहले हम कोई बॉडी चूज करेंगे, देन वी असेस, मतलब हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे द डिफरेंट फोर्सेस, मतलब उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि मैंने किया, मैंने एक फोर्स यहाँ पर लगाया था, ठीक है। एंड ऑल द फोर्सेस आर ड्रॉन ऑन द बॉडी, और हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को बॉडी पे ड्रॉ करेंगे। द रिजल्टिंग डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सीधे एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखो भाई, अब ये आप पढ़ोगे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वही चीज मिलेगी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपकी नोट्स के लिए लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ क्या हो गया, एक बड़ा भाई छोटा भाई, है ना, एक बड़ा ब्लॉक एक छोटा ब्लॉक, इसका मास ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है ना।
है नहीं, है ना? अरे बोलो तुम लोग का मास बराबर आ रहा है, थोड़ा आसपास आ रहा है, चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं लेते हैं भाई, है ना? मेरा और इसका ले लीजिए। नहीं मेरा सत्यम भैया का। चल कोई बात नहीं भाई, हमारे पास करेक्टर ही करेक्टर है, ठीक है? ठीक है, छंगनार और छंगी लाली, है ना? ठीक है, इनका मास ज्यादा है, इनका मास कैपिटल है, इनका मास स्मॉल है, ठीक है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक? ये दोनों को अलग नहीं कर सकते आप, ठीक है? रस्सी से बांध दिया है, ठीक? अब इधर से आए सौर्या कह रहे हैं कि अब इन लोगों को जरा हमें भगाना है ना? यहाँ से इन्होंने एक फोर्स लगाया है ना, डंडा दिखा रहे हैं, डंडा इनका एक्सटर्नल फोर्स है। अब ये बेचारे बच्चे खेल रहे थे, अभी भाग रहे हैं, ठीक? तो इन्होंने फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिख रही है आपको, रिजल्टेंट। अच्छा एक चीज देखो जरा, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, F। कैसे बोल दूंगा, देखो चुटकी बजा के देखो, आ जाएगा। क्या सिखाया कि भैया इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा, एक इनका अकेले का हो जाएगा कैपिटल एम जी, है ना? ये लिख लो क्या, इनका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी। ये येलो कलर, फिर रेड कलर, फिर येलो कलर, है ना? ये सिस्टम इसका कर रहा है ऊपर नॉर्मल, ठीक? नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन सर यहाँ लग गया N1 और इसका हो जाएगा N2। सर आपने सिखाया था कि नॉर्मल क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है और उसकी वैल्यू mg के ही बराबर होती है और अपोजिट होती है। सुनना, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है सर N1 जो है वो कैंसिल आउट कर दे रहा है कैपिटल mg को, और N2 क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है स्मॉल mg को। तो नेट जब निकालेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो नेट सिर्फ शौर्य का जो फोर्स है वही लग रहा है, ठीक है? अच्छा एक और चीज सीखो, ये दोनों अटैच्ड हैं, दोनों अटैच्ड हैं, तो देखा जाए तो अगर मैं इनको एक कपड़े से ढक दूं तो ये एक बॉक्स की तरह दिखेंगे, है ना? अब ये दोनों साथ में एक कंबाइंड मास दिखेगा मुझे, जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर मैं टोटल मास देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा भाई, m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू स्मॉल g, है ना? यही तो होगा ना? इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये फोर्स यहां से लग रहा है तो दोनों पर लग रहा होगा, है ना? पहले इस पे लगेगा, इस पे से इस पे लग जाएगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, समझ में आ गई कि ये N1 और ये जो कैपिटल Mg कैंसिल हो गया और N2 और स्मॉल mg कैंसिल हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें अब इनको सॉल्व और एफबीडी में दिखाने की जरूरत नहीं है जरूरत? जब ये कैंसिल आउट हो गया तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम लोग दिखाते क्यों हैं, क्योंकि वो हमारे रिजल्टेंट फोर्स में उसका योगदान है। इस केस में योगदान ही नहीं है तो हम क्यों लेंगे? तो इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो वो कितना है, ये भी है ना? वो कितना है, F है, ठीक है? अब इसी F के कारण इसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। तो जब वो रेस्ट पे होगा तो उसका कॉज क्या है, फोर्स। तो फोर्स कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने सिखाया था कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसकी वैल्यू उसके मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैंने ये बोल दिया कि जो भैया छंगल लाल है उनका एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल है, और जो आपकी छंगी लाली है इनका भी एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल है, तो दोनों का इंडिविजुअल फोर्स अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना? कितना आएगा भाई, इसका आ जाएगा सर जी कैपिटल M इनटू स्मॉल है, और इनका कितना आ जाएगा, स्मॉल m। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे और होंगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मास वेरी कर रहा है। चलो ये चीज सीखने को मिली तुम्हें कम से कम। आगे देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिए फोर्स का स्ट्रक्चर है, बीडी बना हुआ है, बहुत प्यारा सा है। मुझे फोर्स निकालना नहीं, क्योंकि अभी मैं निकालूंगा इसको आगे चल के। अभी तो मुझे बस ये सीखना है, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत सीख रहे हैं कि यार एक्सेलरेशन का मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ये ज्ञान मुझे नहीं मिला है, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मुझे रेस्ट वाला एफबीडी पक्का कर लेना है आज की क्लास में। क्या सीखना है कि बॉडी जब मोशन नहीं कर रही है तो अपन फोर्स उस पे लगाना सीख जाएंगे, मोशन करेगी तब देखा जाएगा कि ये अलग अलग होगा या नहीं होगा। ये बात आगे की चर्चा का विषय है। चलिए अभी के लिए तो सिंपल सी बात है कि अभी बॉडी मोशन में नहीं आई, मुझे सिर्फ फोर्स दिखा दो। तो मैं ये कहूंगा बड़े भाई कि एक्शन रिएक्शन तो सीख गए थे ना, एक्शन रिएक्शन सीख गए थे, तो इसका मतलब है छंगल लाइन जितना फोर्स लगाएंगे इनके ऊपर उतना ही ये वापस लगा देंगी, है ना? ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन मिल गया। एक्शन ये नहीं है, वो है ना?
कैपिटल एम ने स्मॉल एम के ऊपर फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इधर से कैपिटल एम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। सिंपल भाषा में सीखोगे समझ जाओगे। तो एक्शन फोर्स ये हो गया और रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन हमेशा लगाने वाले पे लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। और एक चीज नोटिस करो, एफबीडी में क्लियर हो रहा है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे होता है। क्लियर हो रहा है? एक्शन इनके ऊपर हुआ, रिएक्शन, और दोनों अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि एक बॉडी का फोर्स नहीं हो सकता कभी भी। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी दिखा दिया, ठीक है। चलो, तो ये फोर्स आपका इधर लग रहा है। अब रिएक्शन फोर्स कैसे? इस फोर्स के कारण यहाँ पर फोर्स जो ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू देखो अलग हो गई, ठीक है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो ये F1 फोर्स स्मॉल m पे लगा, तो स्मॉल m ने भी क्या किया? उतना ही फोर्स। क्लियर हो गया? और इसके बाद यहाँ पर N1 mg पहले ही सिखा दिया, N2 mg पहले ही सिखा दिया मैंने। FBD दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो FBD आप ऐसे बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो? सर एक पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। मैं हमेशा पॉइंट के फॉर्म में बनाता हूँ। ये हो जाएगा कैपिटल mg, और ये क्या हो जाएगा? N1, और ये क्या हो जाएगा आपका? बताओ, F1, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है। चाहो तो F को इधर खसका दो, इसको इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एरो सही होना चाहिए बस, ठीक है। एरो गलत नहीं होना चाहिए भैया, ध्यान रखना। यहाँ क्या होगा? इसके इसको कैसे बनाऊंगा? इसको ऐसे बना दूंगा, स्मॉल m, और यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल m इनटू g। ये हो जाएगा तेरा N2। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है हमेशा बाहर की तरफ, है ना? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर सिंगुलर फोर्स लग रहा है ना? इसमें आपके दो फोर्स लग रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अगर कंपोनेंट लिखना सीखना है, जो सिखाया था, अगर वो चेक करना है तो क्या हो जाएगा? फॉर कैपिटल M, और यहाँ x लिख रहा हूं, ठीक है। फोर्स ऑन ब्लॉक M अलोंग x एक्सिस, पढ़ने का तरीका, ठीक। क्या हो जाएगा ये बताओ, बताइए क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f1, और ये हो जाएगा i कैप। गलत लिखा गया? नहीं दिख रहा? देखो दिखाते हैं। ये क्या है भाई? ये कौन सी लाइन है? x एक्सिस की। ये कौन सी लाइन है? y एक्सिस। ठीक है। इधर की तरफ आएंगे तो किधर जा रहे हैं? माइनस x। इधर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लस x। तो प्लस वाला माइनस में जाएगा, है ना? f प्लस स्मॉल f1 करोगे, लेकिन यहाँ लिखोगे, चलो पूरा लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं। देखो कि आपके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो कैपिटल M के लिए x कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये लिखो पहले आप, है ना? आप ही चाह रहे हैं मेरे से। फिर कह रहे हो सर प्लस करो, क्योंकि प्लस किया जाता है। सही भी कह रहे हो आप, गलत थोड़ा ना कह रहे हो। फिर हो जाएगा सर F1 लिखो, F1 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर कहूंगा यहाँ पर क्या लिखो? तो कहोगे सर माइनस i लिखो, यही कहोगे ना? मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी। चलो, फिर इसका क्या करोगे आप? जैसे ब्रैकेट खोलोगे ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा f i कैप माइनस स्मॉल f1 i कैप। मैं कहूंगा i कैप कॉमन ले ले, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड को अलग कर सकते हैं। तो बेटा वही आएगा, कुछ और आएगा? जो मैंने लिखा है वही आएगा, कुछ और आएगा? सही लिखा है ना? अब सीख गए, ठीक। इक्वेशन अभी लिखना सिखाएंगे तो मेरा तरीका है पढ़ाने का कि जल्दी पढ़ा दे आपको, है ना? ये चीजें अभी आगे रिपीट करेंगे, ठीक। अभी जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। एफबीडी बना लेंगे, एफबीडी मतलब बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे। रेस्ट पे कुछ नहीं करना, मोशन में तो है नहीं। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम मान के एज्यूम करके दिखा देंगे। 2 फोर्स दिख रहे हैं, 3 तो दिख रहा है, बस बात तो सिर्फ ये एक्शन रिएक्शन की है ना। इसमें कोई डाउट भाई? बताइए, पीछे आया कुछ? एक्शन फोर्स, इसने धक्का दिया इसको, कितना फोर्स मान लिया हमने? हाँ, तो इसने भी क्या करेगा? अपोजिट उतना ही धक्का देगा, हो जाएगा। दोनों का एरो समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एफ वाई तुम बताओ जरा मुझे, एफ वाई लिखने की जरूरत है क्या? एफ वाई लिखने की जरूरत है क्या? बताओ भाई, किसी को दिमाग में है, समझ में आ रहा है? N1 अगर mg के बराबर है ये तो कैंसिल हो गया। तो एफ वाई तो हमेशा 0 आने वाला है, तो लिख के हम क्या करेंगे? टाइम अपना वेस्ट करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो भी किधर होगा भाई? हमेशा x एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है बेटा। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, क्योंकि हमेशा जो एक्सीलरेशन होता है, क्या सिखाया था? एक्सीलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करता है। आपने अगर एक्सटर्नल फोर्स देखो प्लस x एक्सिस की तरफ लगाया तो ऑब्जेक्ट का मोशन भी क्या हो रहा है? उसी डायरेक्शन में होगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अभी के केस में हमने क्या माना है कि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं था कि इस ऑब्जेक्ट को ये मोशन करा सके। जैसे आपकी अलमीरा रखी है भरी हुई, आओ उस पे जाके धक्का दे रहे हैं, क्या वो खसक जाएगी? जब तक आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगाएंगे कि उसके इनर्शिया से ज्यादा बल हो आपका, है ना। इनर्शिया क्या होता है? वो अपोज करता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन को।
तो जब आपकी अलमीरा क्या है, रेस्ट पे है, तो आप उसको पुश भी कर रहे हो तो तब तक वो खिसकेगी नहीं, तब तक आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके इनर्शिया से, ठीक। और इनर्शिया क्या होता है, उसका जो मास है। क्लियर हो रहा है ना? तो मास से ही तो आप जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अपोजिशन या फिर इनर्शिया होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब चीजें आपको लगेगी सबने पहले बता दी, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दी। क्या होता है? व्हेन a stationary body is placed on a surface, then that surface exerts a contact force on that body which is perpendicular to the surface and towards the body. This force is known as, क्या ये आपको पहले सिखा दिया गया? ठीक है, आपको एग्जांपल बनाना है, फिर से वो टेबल बना लो, एक ब्लॉक रख दो और उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये एग्जांपल दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on horizontal table, जो कि मैंने बनाया था। then forces exerted on it are, क्या हो जाएगा बताओ? एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉडी। अच्छा एक और चीज सिखा देते हैं, 9th क्लास में ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी, नहीं याद है तो बता रहे, सुन लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव हो सकता है क्या? चंद्रमा हमारी धरती से अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। धरती सूरज से अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। कभी भी सुना है कहीं किसी ने बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो रिपल्सिव होता है? नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, क्या हो जाएगा? पहला तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू कौन? धरती माता लगा रही है ना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट भी किया जाता है ना, वेट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो दूसरा फोर्स है यही आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, दैट इज अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ टेबल ऑन द ब्लॉक। चलिए फटाफट बना देते हैं डायग्राम आपके लिए, ठीक है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और ये टेबल क्या करेगी? इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? n के बराबर। नोट्स बना लो बेटा, क्या नाम बेटा आपका? लिख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया तेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए आगे देखिए, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वर्ड सिखाया था, इक्विलिब्रियम पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। ये हर जगह लगेगा, इसको याद कर लो। एक देखो हो भी रहा है, देखो इधर देखो, दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक n लग रहा है, एक mg, और ये बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब है कि जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। अगर ये जीरो ना होता तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता। यही तो ये किसने बोला? हमने तो नहीं बोला, न्यूटन साहब ने बोला ना। क्या बोला था? कि जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा आपका बॉडी के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो? स्टेट चेंज हो जाएगा, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में। इसका मतलब है ये क्या है? रिजल्टेंट इसका क्या हो रहा होगा? जीरो। और देखो यहाँ बन भी रहा है, अगर अपवर्ड आपका पॉजिटिव y एक्सिस है तो प्लस n लिख लेंगे, और नीचे क्या है? माइनस लिख जाएगा, माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा? जो टोटल आपका रिजल्टेंट फोर्स है, क्या लिख रहा हूँ? रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ इट्स बॉडी एंड इनटू एक्सीलरेशन एज द बॉडी इज इन रेस्ट। मैं पूरा आपको वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ। बॉडी क्या है? रेस्ट पे, तो क्या हो जाएगा? E क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। ठीक है, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या है बताओ? देखो इसको लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे? n प्लस j कैप, यही लिखोगे ना? n हो गया मैग्नीट्यूड, j क्या होगा? डायरेक्शन, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे mg, और यहाँ क्या लिखोगे? माइनस j कैप। ये माइनस j कैप कैसे आया? नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है वो माइनस j होती है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू जो है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ढूंढोगे तो पता चलेगा ये क्या है? जीरो। तो यहां से देखो क्या आया? n माइनस mg, और यहाँ क्या लिख दोगे? j कैप। गलत लिख रहा हूं कुछ? ठीक है, अब अगर इस पे मॉड लगा दें, मतलब सिर्फ वैल्यू ढूंढेंगे, तो क्या आ जाएगा? n माइनस mg इज इक्वल टू
0, तो मैंने ये लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा mg के बराबर होगा जब भी बॉडी इस तरीके से प्लेस रहेगी। याद रखना, मैंने जानबूझ के लास्ट में एक ऐड किया है, मैंने क्या बोला? जब भी इस तरीके से, मतलब मैंने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को रखा उसी केस में। याद रखना कि आगे चल के जब पढ़ोगे तो मैं ही आपको कहूंगा सर एक टेबल है, ठीक है, अभी आगे बता देना, फिर बाद में कहना गलत पढ़ाया था, ठीक है। एक टेबल है सर, ठीक है, लो भाई एक टेबल है, जो टांग टेढ़ी है, ठीक। मैंने कहा कि यहाँ से हमने एक पुली लगा दी, क्या लगा दी? एक पुली लगा दी। पुली क्या होता है? साइकिल का चक्का जो होता है ना, उसको ऐसे लगा दिया कॉर्नर में, ठीक। उस चक्के के ऊपर से एक रस्सी ले गए, ठीक, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, एक ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और एक को इससे लटका दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर एक दीवार भी है, ठीक, उस दीवार से टच हो रहा है, ये ब्लॉक टच हो रहा है। तो अभी सिखाया था टच होते ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, मैंने क्या सिखाया था? वो रिएक्शन फोर्स किसका है? सरफेस का है। अगर मैंने इस पे हाथ ऐसे रखा है दीवार पे, तो ये दीवार मेरे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, लगा रही नहीं लगा रही है? क्या अब यहाँ mg के बराबर होगा? नहीं, ठीक है, हर केस में mg के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए ही n बराबर mg हो सकता, अभी मैं कहूंगा हो सकता है बोला, अभी कुछ और फोर्स लगा दे तो नहीं होगा। मैंने कहा कि एक काम कर रहा है, यहाँ से रस्सी बांध के एक आदमी खड़ा है खाली, तो ऐसे पकड़े खड़ा है, तो वो भी तो फोर्स लगा रहा है ना, तो अब क्या हो जाएगा? दो फोर्स हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी भी ऐसा मत कहना, हमेशा कहना कि सिचुएशन होगी तो देखेंगे और तब उस हिसाब से आपका होगा। लिखना सिखाई दिया मैंने, सारे कंपोनेंट को लिख डालो, सबको ऐड कर लो और फिर जो आंसर आ जाएगा वो रिजल्टेंट, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो इसको। अब शुरू होगा मेन चीज, अब लिफ्ट वाली बात शुरू होगी। तुम सही जा रही थी, बस थोड़ा सा बीच में देखो नदीम कह रहे हैं क्लियर नहीं हुआ डाउट, और बताइए बेटा कहाँ है भैया आपका डाउट? लग रहा है कि आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। कौन सा वाला बेटा? बेटा लेकिन ऑफलाइन के बच्चे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। डाउट अब यहीं पे आके क्लियर करो। हाँ नदीम जल्दी जल्दी बताइए भाई, वेट कर रहे हैं हम। यार ये गलत बात है यार, पापा तक मत जाओ यार, फिर वो भी जाएगा, फिर अच्छे नहीं लगेंगे ना, माहौल खराब। थोड़ी सुन रहे हैं। अरे यहाँ से मारेंगे भैया, पूरा सिस्टम है, कहाँ चक्कर में पड़े हो? चलो देखो ये ब्लॉक कह रहा बी वाला सर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए वापस एक बार देख लीजिए, थोड़ा सबको क्लियर हो जाएगा। हमने इस कैपिटल एम के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये फोर्स यहाँ से ट्रांसफर हुआ किसके ऊपर? स्मॉल एम के ऊपर। मैंने उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया? F1। इसने इसको धक्का दिया तो स्मॉल एम क्या करेगा? ये भी इसको धक्का देगा। ये कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था कि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही तुम्हारे ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो एक्शन कितना होगा? F1 फोर्स, तो रिएक्शन कितना होगा? वो भी F1, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अब हमने इस दोनों मास को अलग अलग कर लिया, एक को यहाँ बना दिया, एक को यहाँ बना दिया। तो ये मास के ऊपर क्या सिखाया था? एफईडी का मतलब क्या होता है? जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करो। तो हमने देखा पहला फोर्स लग रहा था कैपिटल एफ, तो यहाँ लगा दिया। फिर दूसरा फोर्स कौन सा आया था? ये देखो स्मॉल एम ने जो इसके ऊपर लगाया, इसने लगाया, वो तो बॉडी अलग हो गई ना, तो इसने जो लगाया होगा वो तो स्मॉल एम पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर जो लग रहा है सिर्फ हमें वही वाले फोर्स को दिखाना है, ठीक है आदित्य? समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा था F1 अंदर की तरफ, ठीक है। अब नीचे जो होगा वो क्या? धरती माता वाला फोर्स, दैट इज Mg। और जो सरफेस सतह लगाएगी इसके ऊपर वो क्या होगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ? हाँ शर्मा पढ़ नहीं रहा, लग रहा पढ़ रहे हैं सर। एक सवाल पूछें, जाने दे। पढ़ लेंगे। हाँ रिवीजन करके। अच्छा रिवीजन करने के बाद ये सही है। अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं नदीम का, नदीम कहेंगे आया तो फिर आगे, नहीं तो पीछे। हाँ आ गया। अरे यार तुम पढ़ाई नहीं दे रहे हो यार, तुम कह रहे हो जाए हम सीधे कह दो सर छोड़ दीजिए, ऐसे कौन कहता है? अभी टाइम। चलो भाई नॉर्मल रिएक्शन में कुछ आपको समझना है, बताइए फटाफट, पूछिए मुझसे। नॉर्मल रिएक्शन का डायग्राम जो बना हुआ है इसमें कुछ आपको दिक्कत है? इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे। क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, फिर भी आप लिखने की कोशिश क्या करेंगे भैया?
टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बताइए? F रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या लिखेंगे? n वेक्टर, है ना, वेक्टर लिखा। अब मैं प्लस और माइनस वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे अच्छे से पता है ये क्या होती है सर, ये पॉजिटिव y और ये क्या होती है सर, नेगेटिव y। मैं कंपोनेंट नहीं लिखना चाहता, तो मैं लिखूंगा n माइनस mg। कोई गलत लिख दिया क्या मैंने? ठीक। रिजल्टेंट फोर्स क्या है बताइए? 0 के बराबर, 0 को भी मैं वेक्टर लिखूंगा। ये कौन सा वेक्टर है? नल वेक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई? n वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg वेक्टर। ये क्या प्रूफ करता है? यहां से प्रूफ हो रहा है, हाँ सही। ये क्या प्रूफ करता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है बेटा, और ये आपका कंपोनेंट के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा है। मैग्नीट्यूड तो सही लिखा है ना, दोनों चीज सिखाई तो थी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। माइनस और mg का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ जाएं? चल फटाफट देखो आगे। देखिए इफेक्टिव और एपरेंट वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? जो आपका एक्चुअल वेट होता है उससे अलग पाया जाने वाला वेट जब ऑब्जेक्ट क्या हो, लिफ्ट के अंदर होती है, और लिफ्ट क्या करती है? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मोशन करती है। उस समय पर आपका जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। आपके वजह टोटल फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू बदलने की वजह से आप हल्के या फिर भारी प्रतीत हो सकते हो लिफ्ट के अंदर। ठीक है, देखो अभी सिखाते हैं। तो अगर देखिए केस 1, ठीक है सबर है बेटा। पानी में यार अभी यार जल्दी कर दी है तूने, हमें पढ़ा नहीं दोगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पढ़ाएंगे यार, उसके अंदर सिखाएंगे। एक अपथ्रस्ट होता है, ठीक है? अपथ्रस्ट क्या होता है जाने दो यार, वहां पढ़ लेना, अभी पढ़ लो यार। ठीक है, गलत बात है यार, चीटिंग कर रहे हो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सेकंड पार्ट चले गए, तुम बता दे क्या? इतना क्या है? बता ही दीजिए। बता ही दे, नहीं तो तुम कहोगे सर ने बताया नहीं, आता नहीं सर को, है ना? अब तुम ही को तैराएंगे। हाँ, तैरना आता ही नहीं, बारिश में भीग सकता है, तुम तैरना करते हो। कोई बात नहीं, इसलिए तुम डूब रहे हो, है ना? ठीक। अब आपको जैसे क्या होगा, पानी में जैसे कूदोगे आपका एक मास होगा m, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स जो आप लगा रहे हो, है ना? आप लगा रहे हो, धरती माता लगा रही हो। हाँ, ठीक। अब जो पानी होता है, जितना भी, इसका एक डेफिनेशन होता है, जितना भी आपने पानी मतलब वॉल्यूम, आयतन जानते हो ना? आयतन क्या होता है? जितनी जगह तुम जैसे या किस में कूद रहे हो, नदी में, समुद्र में, है छोटी गंगा में कूद रहे हो, कहाँ कूद रहे हो? छोटी गंगा पता है कि नहीं? मुझे छोटी गंगा तो पता होगा यार, बहुत फेमस है वो, स्पेशल वहां जाना। ठीक है, तो आप जितना भी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, जितना भी तुम्हारा आयतन होगा, वॉल्यूम होगा तुम्हारी बॉडी का, उतना ही पानी हटाओगे ना, उतना ही पानी को डिस्प्लेस करोगे। अब क्या होगा पता है? अमाउंट ऑफ, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका जितना मास होगा उसके इक्विवेलेंट आप क्या करेंगे, इसके ऊपर, आपके ऊपर क्या लगेगा? एक अपवर्ड। कहां चला गया? अरे यार नाराज हो जाते हो तुम लोग यार, चीटिंग कर लेते हो। चलो पढ़ने दो। ये क्या हो गया? ये तरह क्या है? इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ये क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉडी। अब देखो, अब तुम्हारा जो वेट है टोटल वो कितना था? mg। देखो रिजल्टेंट क्या हो रहा है अभी, अपथ्रस्ट और mg क्या दोनों अपोजिट हैं? सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट क्या है? घट गया। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हल्के हो जाते हो। आप टाइम वेस्ट मत करना बेटा, नहीं तो केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पाएगी। अभी तुम मिटोगे नहीं, अब तुम यहीं रहोगे। ठीक है, लिख दे सत्यम बाबू, है ना? है ना? चलो नहीं जाने, है ना? सत्यम कह रहा अकेले में नंबर लिखे, शहनवाज को साथ बना दिया। इसका तो स्पाइक कर, दोनों साथ साथ में, हम साथ साथ है ना?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, लिफ्ट में लेकिन अकेले जाना है, जगह नहीं है, ठीक है। लिफ्ट में अकेले जाना है, साथ साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी लिफ्ट है, इसके अंदर एक है आदमी खड़ा है, ठीक है। उसका मास m है, तो mg फोर्स डाउनवर्ड नीचे लगेगा, ठीक है। इतना तो सिंपल दिख रहा है कि अभी जो आपका सरफेस होगा सर, ये रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी n। ये तो अब तो सीख गए ना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अभी एक्सेलरेशन 0, तो अभी दो चीजें हो सकती हैं। अगर अच्छे से पढ़ा है अभी तक मुझसे, तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन 0 होने का दो केस, एक तो लिफ्ट कहां पर है, रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो अपन इसमें इस केस में जो आपका वेट आएगा, वो एक्चुअल वेट कहां से, आप ग्राउंड पर वेट जो निकालोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, mg के बराबर। तो क्या इस केस में क्या आपका जो एपरेंट वेट है, मतलब एपरेंट वेट मतलब जब आपकी लिफ्ट मोशन में है उस समय जो वेट आएगा, क्या वो एक्चुअल वेट के बराबर हो गया या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है चेंज हो जाएगा, बताओ। अरे यहाँ कुछ देख रहे हो, n बराबर mg यहाँ भी बन रहा है, और जब आप सरफेस पे खड़े थे तब भी आपका n बराबर mg बन रहा है, तो चेंज कहाँ आया, चेंज आया क्या, नहीं आया ना। तो मैं लिख सकता हूं कि सर W apparent will be equal to W actual, लिख सकता हूं, फटाफट लिख लो बताओ साथ साथ में, ठीक है, ठीक, ओके। वेइंग मशीन पे जब खड़े होते हो तो कौन सा फोर्स है इन दोनों में से, जिसके कारण आपकी रीडिंग आती है। सवाल अच्छा है, इतना भी हल्का नहीं। हाँ mg, सर दोनों की वजह n इज द कॉज, ठीक है भैया, n की वजह से आएगा, क्योंकि आप सरफेस से खड़े हो रहे हो, ठीक, रिएक्शन फोर्स आ रहा है, वही रीडिंग दे रहा है आपको, ठीक है। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग वाला अगर बैलेंस है, अब तो डिस्टल आ गया है ना, वो तो एक्यूप्रेशर पे करता है। चलो कोई बात नहीं, ये लिख लो फटाफट, लिख लिया, तो लिख ले भाई, क्यों हो गया, नाराज हो गया, हेडिंग लिख ले भाई, इंपॉर्टेंट है। अभी जितना पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब दूसरा केस, अगर हमारी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, रुक जाओ थोड़ा नीचे रुकना, हाँ भाई, नहीं कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों। अच्छा कहाँ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये पता चल जाता है एक्सेलरेशन देख के कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, कोई फॉर्मूला है, 9वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, तुमने पढ़ा ही नहीं है? हमने बताया भी है क्लास में बच्चे, कोई बात नहीं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, तो बेटा ये पढ़ लेना, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपकी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी हरदम सेम थी, तो चेंज ही नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो चलिए लिखिए नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, ठीक है। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, कहां, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको ये सब छुपा ले और आपको सिर्फ एक्सेलरेशन दिखा दे, हम कहें कोई बॉडी मोशन कर रही थी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आप बता सकते हो फोर्स कितना होगा। क्या कहोगे, सर मास बता दो, तो मैं कहूंगा m है, तो आप कहोगे सर mg, ऐसे कहोगे, mg होगा, सही बोला मैंने, अरे वेरी गुड। मैंने कहा मैंने तुम्हें कुछ दिखाया नहीं बेटा, आप कहोगे सर m into a होगा ना। कैसे, फिर से स्टेटमेंट याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। गधो ध्यान से सुना करो जो कहता हूं मैं, m into a। तो अब मैंने आपको बॉडी दिखा दी, जब बॉडी देख लोगे तब सारे फोर्सेस बना लोगे, तो अब इसके ऊपर सारे फोर्सेस बनाओ, तो इससे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, m into a के बराबर। अब सीखने वाली बात, अभी तक सब आसान था, जो डायरेक्शन है, ध्यान सुनिएगा, जो डायरेक्शन होगी मोशन की, मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमेशा ऊपर की तरफ को हम क्या मानेंगे, डायरेक्शन मोशन को पॉजिटिव मानेंगे, क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और जिसके अगेंस्ट जितनी भी डायरेक्शन है वो क्या, कौन सी है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड के केस में n पॉजिटिव हो जाएगा और mg नेगेटिव।
तो जब आप मैग्नीट्यूड, मैंने आपसे बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, वेक्टर मत लिखना, वेक्टर की जरूरत अभी हमें नहीं है। तो क्या कहोगे भाई बताओ, रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा N माइनस mg, ठीक। और इसकी वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से किसके बराबर होती है, मास इनटू, क्या सही लिखा मैंने, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी बताओ ma प्लस mg। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू जी प्लस ए। क्या ये वैल्यू बढ़ेगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अब अगर हम यहाँ पर वेइंग मशीन लगा के खड़े हो जाएं, तो अभी सिखाया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही आपको क्या देता है, वेट जो आपका आता है उसकी रीडिंग देता है। इसका मतलब है वेट बढ़ा या घट गया, बढ़ गया ना भाई। तो अगर पतले दुबले हो और किसी को इंप्रेस करना है तो वेइंग मशीन लेके चढ़ जाना लिफ्ट में, और लिफ्ट वाले कहना ऊपर की तरफ तेज से लेके जाओ, और कहना देखो कितना वेट हो गया मेरा। क्यों, वेट आपका बढ़ जाएगा ड्यू टू अपवर्ड मोशन। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, W apparent विल बी ग्रेटर देन W, तो W apparent क्या होता है, N के बराबर होता है सर, और W apparent की वैल्यू अब हमारी ज्यादा आएगी हमारे एक्चुअल वेट से, ठीक है। लिख लो फटाफट। एक केस आपको होमवर्क दूंगा, बाकी सारे मैं करवा के दूंगा, ठीक है, कर लोगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर यही करना चाहें तो मैंने कहा कि अब ए को पलट दो, मतलब मैंने बोला कि अब लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और एक्सेलरेशन कितना है, ए के बराबर, ठीक। तो अब क्या होगा, अगेन डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा ना। चलो लिखें, वीडियोस लिख लो बेटा, केमिस्ट्री क्लास छोटी हो जाएगी। यस सर। चलिए देखिए, इफ द रिटार्डिंग अपवर्ड, रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, माइनस, अच्छा दो केसेस पढ़ लेते हैं इसके बाद, चलो पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गई तेरी पॉजिटिव, वही डायरेक्शन क्या हो गई, याद कर लो ये ट्रिक हमेशा के लिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस mg इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो n को इधर फेंक दो, है ना, प्लस हो जाएगा, इसको इधर, तो n की वैल्यू क्या आ गई बताइए, mg माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, g माइनस a। ये किनके लिए है भैया, लड़कियों के लिए, है ना, वेट कम दिखाना है। तो अगेन क्या करोगे, लिफ्ट वाले बोलोगे भैया नीचे की तरफ ले चलो, है ना, पाताल में ले चलो, ठीक है। तो W apparent की वैल्यू किसके बराबर, n के बराबर। तो W apparent कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दो केस, ठीक है। नोट कर ले फटाफट अगर लिख सकते हैं तो। डायग्राम बेटा जरूर बनाना, वीडियोस देखिए, बाकी चीजें तो ठीक है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, इसको देख के समझ में आएगा कैसे लिखा था मैंने, ठीक है। जो मैंने सिखाया क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी और उसके अपोजिट में हमेशा नेगेटिव, सिंपल, ठीक। देखो अब आखिरी दो केसेस है, तो एक केस में बता रहा हूँ, एक आपको होमवर्क है। ये देखिए भैया, अगर लिफ्ट क्या है, रिटार्डिंग, रिटार्डिंग मतलब आपको पता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग होती है ना, जब लिफ्ट में चढ़ते हो तो फ्लोर जब आने लगता है तो धीमे होने लगती है आवाज, वैसे चढ़ करके, है ना, वो क्या ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। रीजन क्या, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का जो फाइनल आपकी वेलोसिटी होगी क्या होगी, जीरो होगी। ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकती है कि चलने लगती है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर अभी भी जिसको नहीं आता उसको सिखा देते हैं, ए बराबर क्या सिखाया था, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या कहोगे, v फाइनल माइनस अपॉन जो भी चेंज इन टाइम में। देखो नेगेटिव कैसे आएगा, फाइनल क्या होगा, रुक जाएगी तो जीरो, तो जीरो माइनस जो भी वैल्यू रही होगी इनिशियल, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर हो गया तेरा नेगेटिव, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ये कैसा होगा, ये रिटार्डिंग मोशन होगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा, जब आपका ब्रेकिंग हो रही हो, क्या हो रही, गाड़ी रुक रही हो, ठीक है। तो इस केस को खुद से करना, ठीक है। क्या सिखाया, चलो जो सिखाया वही करना। क्या हो गया, ये तेरा पॉजिटिव, वही क्या हो गया, देखना आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है, बस ध्यान देना, ठीक। क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, गलत है क्या, ए की वैल्यू नेगेटिव थी ना, तो माइनस पुट कर दिया, ठीक। क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, एम जी माइनस क्या आ जाएगा, m, W एपरेंट बढ़ गया घट गया, ठीक है। नोट कर लो, W एपरेंट ही n होता है,
ठीक है बेटा, ओके। तो दोनों केस में आपका क्या हो गया, ठीक है। यस डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, हो गया, डन हो गया। देखो लास्ट केस, अगर यहां क्या करें, इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, बताओ क्या होगा इस केस में। इसमें थोड़ी जगह होनी चाहिए थी, तो हेडिंग डाल लो, वैसे इतने में ही बता देंगे, लेकिन फिर भी ये फिगर कॉपी पेस्ट कर लो पहले तो, ठीक है। तो वीडियो कर लोगे कि नहीं, कर लेंगे। ये गलत है, ये तो हो चुका है। केस है आपका रिटार्डिंग, क्या है, रिटार्डिंग डाउनवर्ड, ठीक है। बस ये आखिरी केस है, तो मैं जगह बना लेता हूँ। चलो बेटा फटाफट करो, रिटार्डिंग वाला केस होमवर्क दे दे, करोगे, फिगर बना दे क्या, फिगर भी उठा ही लेते हैं उधर से, क्या करना बनाने की जरूरत है ना। चलो अब वहां पर ए की जगह क्या करोगे, माइनस से लिख दो बस, रिटार्डिंग है ना, तो इसको यहाँ मिटाओ, यहाँ लिख दो माइनस ऑफ ए, बस हो गया केस, फिगर बन गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, यही सिखाया ना मैंने। एक लाइन में ये क्या हो गया तेरा पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस एन प्लस एम जी इज इक्वल टू माइनस, पहले इसको इधर फेंको, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी प्लस, इसका मतलब है सर डब्ल्यू एपरेंट ग्रेटर देन हो गया, कोई दिक्कत, नो सर, वेट बढ़ गया घट गया, बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें दो स्पेशल केस है जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। सावन से वैसे ही नाराज हो गए होंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई तुम्हारी, ठीक है, समझ में आया, रिवीजन कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, रट जाओ, एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। ये केस है आपके सारे के सारे, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।